नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पिट की स्ट्रेटजी के बारे में। हमारी रणनीति क्या होगी, ये एग्जाम हमारा आसानी से निकल जाए। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसको उस हिसाब से पढ़ना है। और ये जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं आपकी यूपी के अंतर्गत, उन सब के लिए नेसेसरी एग्ज़ाम हो गया है। आपको एग्ज़ाम फाइट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप सेकेंडरी एग्ज़ाम के द्वारा आप जो भी भर्तियाँ आएंगी उनके लिए क्या होंगे, क्वालिफाइंग हुए। जैसा ये मान के चलिए कि आप ये टेट है, टेट टाइप में उसका नाम भी वैसे टेट है, प्राइमरी। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, एग्ज़ाम डेट अभी आयोग ने जारी नहीं किया है। तो जब भी आए तो इस चीज़ का हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब दुश्मन आएगा तभी हम क्या करेंगे, अपने औजार निकालेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर खतरा बना हुआ है, तो आपको क्या है, कंटिन्यू तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब ये भारत ये उम्मीद पाल के बैठ जाए कि जब पाकिस्तान युद्ध करने के लिए बिल्कुल बॉर्डर पे सर पे आ जाएगा तभी हम अपने हाथ शस्त्र निकाल के अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तब तो ये मान के चलिए आपका काम ख़त्म। तो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी प्रतिभा है तो आप क्या करिए, व्युत्पत्ति और अभ्यास में लग जाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि पेट की तैयारी कैसे की जाए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैंने 2 बार भी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम निकाला है, मैंने कुछ दिन नौकरी भी की है। और हाँ, तो दोस्तों, आप में से कोई ना कोई एसएससी, यूपीएससी, बैंक पीओ, एनटीपीसी किसी न किसी चीज़ की तैयारी में ऑलरेडी लगा होता है। बहुत कम लोगों का गोल ये होता है कि हमें यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी है। नॉर्मली कुछ लोग वनडे एग्जाम के नाम से तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी एससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेटजी होती है कि टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो यूपीएससी इस नेचर का एग्जाम है कि आपको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है और किसी एक के बारे में सब कुछ जानना है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। पर क्योंकि आप यूपीएससी जैसे यूपी ट्रिपल एस एग्जाम की जैसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्लरिकल एग्जाम है, तो इनमें बहुत ज़्यादा आपसे वो डीप नॉलेज की डिमांड नहीं करता कि आप कुछ डिमांड ऐसी हो उसकी आप बस किताब खोलें और रटना शुरू कर दें। वो कुछ स्पेसिफिक नॉलेज चाहता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, आप बेसिक काम कर सकते हो, क्योंकि उनको पास बेसिक काम ही होते हैं। मतलब क्लरिकल वर्क होता है, कुछ ऐसे ही काम होते हैं जैसे लेखपाल वगैरह, जिसमें आपको क्लरिकल एबिलिटी की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा। टेक्निकली आपको बौद्धिक क्षमता दिखाने की जरूरत नहीं होती वहाँ पर, तो वैसे ही उस चीज़ें पूछता है। तो अब बात की जाए कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। जैसे मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का सिलेबस उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, तो और बताया था कि आपका हर पार्ट का कितना कितना वेटेज है और किस पार्ट में कितना हमें टाइम देना है। जैसा मैंने बताया था, जो इसके लास्ट के 3 पार्ट्स हैं आपको अपठित, हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण। क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे सामने नहीं है, तो हम ये उम्मीद मान के चलते हैं कि जैसा पिट का फॉर्मेट होता है वैसा ही कुछ फॉर्मेट इसका होने वाला है। तो पिट के एग्जाम के फॉर्मेट में ये भी चलेगा, वो टेट के एग्जाम के फॉर्मेट में। और ये 3 चैप्टर यहाँ पे उसने दे रखे हैं जिनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, साथ 2 गद्यांश आने वाले हैं और 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा पता है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर आपका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, किस लिए, आपके नंबर सिक्योर करने की दृष्टि से। अगर आप ये 2 पार्ट सबसे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपको बहुत ज़्यादा रटने या वर्क की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको बेसिक प्रैक्टिस से, अगर आपकी बेसिक प्रैक्टिस है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आपने 10, 15, 20, 25 आप अगर इस गद्यांशों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो है क्या, आपकी रीडिंग स्किल सही होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल नहीं सही है तो क्या है, आप इनमें फंस जाएंगे। क्योंकि इनमें क्या होता है, पढ़ना होता है और पढ़ के तेजी से समझना होता है। तो रीडिंग स्किल एंड उसके बाद उसका विवेचन आपका अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि विश्लेषण ऑलरेडी है। तो 10 नंबर का ये होने वाला है जिसपे आपको फोकस करना है, और ये अगर आपने कर लिया तो 10 के 10 नंबर आपके बिल्कुल आपकी जेब में होंगे।
ठीक है। अगला पार्ट है जिसके बारे में हमें और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण। अब आपके सामने कोई ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आ जाएगा और उसको क्या होगा, हमें पढ़ना होगा। इसमें दे देते हैं ना कई बार कि 2000 यहाँ पे समय दे दिया, इधर उत्पादन दे दिया, ऐसे कुछ बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। तो उनको विश्लेषण संबंधित क्या 2 ग्राफ आने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप ऐसे समझिए कि अगर आपने ग्राफ की प्रैक्टिस कर ली, ऊपर मैथ और रीजनिंग भी आने वाली है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको सॉलिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या है, आपको बिल्कुल फिक्स चीज़ें पढ़नी, ग्राफ और उसका विश्लेषण। अगर आपने ग्राफ से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ ली तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तीसरा पार्ट है तालिका की व्याख्या। आपके पास कोई तालिका होगी और उसका क्या होगा, विश्लेषण करना होगा कि इस वर्ष इतनी ग्रोथ हो सकती है। इसमें परसेंटेज वगैरह के भी सवाल मिक्स होते हैं, लेकिन क्या है, आपको उनसे सारी चीज़ें निकालनी होंगी। तो ये जो 30 नंबर है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। 10 + 10 + 10, ये आपका 1/3 मार्क्स आपके लगभग क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो 1/3 मार्क्स के लिए आपको क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस करना और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स मार्क है, इनमें आपको गलत होने की संभावनाएं कम है। क्योंकि अब आप अगर हम इसके ऊपर वाले पार्ट में चलें, जैसे ये समसमाकी है, ये भी 10 नंबर का आने वाला है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि 10 नंबर का तो आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए कि आप कितना भी पढ़ के चले जाएं, करंट अफेयर के साथ ऐसा होता है कि बाई चांस अगर आपका बहुत अच्छा करंट आप डेली टू डेली देखते हैं, और तो आपका ये 10 में से 9 मैं मान के चलता हूँ कि तब आपके जाके सही होंगे जाके। और 10 में 10 होना तो बहुत ही रेयर एंड रेयर होता है कि मतलब आपका तुक्का सही हो जाए, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग भी है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1/4 है। तो क्योंकि इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों है करंट अफेयर्स, तो 10 नंबर का ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या आपको करंट पढ़ते रहना है। लेकिन करंट के साथ समस्या क्या है दोस्तों यहाँ पर, कि आप लोग फूल बत्ती वाली क्लासेस देखते हैं 1.5 घंटे की। भाई वो आपके लिए नहीं हो 1.5 घंटे की क्लास। अगर आप उस क्लास को 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे आप डेली, ये मान के चलिए आप 1.5 घंटे किस लिए दे रहे हैं, केवल करंट के लिए। दोस्तों तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि 1.5 घंटा थोड़ा समय नहीं होता। पहली बात तो वो उसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें होती हैं, वो ज्ञान की बातें आपके काम नहीं आने वाली होती। तो अगर आप केवल वो बेसिकली वीडियो किसी हिसाब से बनाए जाते हैं, थोड़े से बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा सी उनके बारे में डीप नॉलेज की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है, या तो आप डेली मतलब जो छोटे वीडियोज वगैरह हों, जो कि यहाँ पे शुरू भी हो जाएंगे कुछ दिन में, कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बहुत सफिशिएंट है। आप आराम से चाय पीते हुए देख सकते हैं उनको, और डेली डेली देखेंगे, और अंत में क्या होगा, महीने का कोई वीडियो उठाइए तो आपके 10 नंबर क्या हो जाएगा, करंट कंप्लीट हो जाएगा। आप लास्ट का जब भी एग्जाम हो उससे 1 साल पहले का आप पढ़ के जाइए, तो आपका करंट अफेयर में 10 में से मान के चलता हूँ मैं 8 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं। इसके बाद सामान्य जागरूकता, ये तो आपको जीके का पार्ट है। आपको भारत के पड़ोसी देश बेसिक बेसिक चीज़ें आप जियोग्राफी में पढ़ लेंगे, देश की राजधानी और मुद्रा, ये जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से मिल जाए, क्योंकि अभी इसका एग्जाम नहीं हो तो इसके तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अदर्स यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम जो मिलते हैं उन्हीं से मिक्स करके पूछता रहता है। कई बार क्या होता है कि आप मिलाने वाले आ जाते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका पता है। तो इस तरह में क्या है कि आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है। और जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हैं, इनमें क्या है कि आपको कोई फॉरेन राइटर की बुक्स नहीं ढूंढने लगना है। आपको कुछ जो करंट में चल रही हो या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सपोज करिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, या इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है। इस तरह की बुक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके इतिहास के जो मूलभूत स्रोत हैं उनमें जुड़ी हुई हैं। तो ये आपका ये पार्ट हो जाएगा। तो टोटल आपके ये जो अंदर के 4 पार्ट हैं, 5, ये 5 पार्ट आपके 50 नंबर कवर करा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका वेटेज कितना ज़्यादा है। अगर आप इसका बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ा से डीप है और थोड़ा सा इसके बारे में क्या है, पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। तो आप इसमें से 50 में मैं जहाँ तक भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप 40 नंबर तो बहुत ही इजी गोइंग ले सकते हैं। क्यों? 30 नंबर तो उधर से आ गए। अगर आपने इनमें थोड़ी सी मेहनत कर ली तो ये 40 to 45 आप पहुँच सकते हैं नीचे से। अब बात करते हैं इन 2 पार्ट्स की। देखिए अंग्रेजी वाला पार्ट अब इसमें नया जुड़ गया है, जो कि पहले नहीं आता था यूपीएससी में, फिलहाल आने वाला है। तो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण अगर सपोज कि अपठित गद्यांश दिया, उससे हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ ले, 2 क्वेश्चन पूछ ले। और अंग्रेजी व्याकरण, तो इसके बारे में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप डेली थोड़ा बहुत, डेली की आपने अगर थोड़ी बहुत भी हाई स्कूल इंटर में इंग्लिश पढ़ रखी है तो उससे काम हो जाएगा आपका। अगर नहीं पढ़ रखी तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ये कुछ नॉर्मल वीडियो देख लीजिए, एक्टिव हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऑन ऑफ कैसे भरे जाते हैं, सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अपठित गद्यांश हो तो थोड़ी इतनी इंग्लिश तो आपको पढ़नी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर कोई मतलब नहीं।
और सामान्य हिंदी के बारे में बहुत सिंपल सा सिलेबस दे रखा है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची। देखिए संधि का ऑलरेडी वीडियो यहाँ पड़ा हुआ है, लिंक का वीडियो यहाँ पड़ा हुआ है, और इस बाकी सबके बारे में यहाँ वीडियो पढ़ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। 5 नंबर का पार्ट आने वाला है। अगर आप संधि के लिए मैं मान के चलता हूँ बहुत किस आप 20 से 30 मिनट का वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, जो कि इसमें पड़ा हुआ है। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको ये तो रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम होते हैं इनमें पूछा जाता है। 5 नंबर का आएगा, लेकिन इनमें से किसी भी एक से भी आ सकता है। मुहावरा और लोकोक्ति है, तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको दिमाग में कुछ बैठ ही जाएंगे। सामान्य शुद्धियों का मामला ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेखक और रचना है तो वैसे भी आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो आप ये नीचे वाले 5 पार्ट्स में अगर आपने अपने आप को मजबूत कर लिया तो काम हो जाएगा। बाकी इधर ये लॉजिक एंड रीजनिंग है, इसमें 5 नंबर है, तो इसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन किस रेशियो में देना पड़ेगा, पहले नीचे वाले खत्म करके ऊपर आना होगा। जैसे इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको आपने पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ रखी तो इनमें जितना टॉपिक है वो आप अलग अलग उठाइए, वृहत एवं लघु, ठीक है, बड़ा और छोटा, मतलब क्रम एंड रैंकिंग के संबंध आपको रिलेशनशिप पढ़नी होंगी। इन सबको एक एक टॉपिक उठाइए और बेसिक क्वेश्चन लगाइए। अब आप इनमें क्या है, ट्रिक्स के चक्कर में मत पढ़ने लगिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग ट्रिक आप रट रहे हैं, कैलेंडर एवं घड़ी की ट्रिक पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का जो अभी तक पैटर्न रहा है, जो मैंने फील किया, जो मैंने पाया है, वो क्या है कि ये बहुत डीप इन मैथ में, रीजनिंग में नहीं जाता कि आप कैलेंडर और घड़ी की बहुत कठिन सवाल पूछने लगा, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेसिक से कोडिंग डिकोडिंग आएगी। और कई बार होता है, कई बार फंस जाती है, लेकिन आप उतने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं खपा सकते। तो इसके लिए क्या आपको सिंपल सी चीज़ें पढ़ने हैं। रिलेशनशिप बहुत सिंपल सी आती है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक अंकगणित बहुत सिंपल सी आती है। पूर्ण संख्या क्या होते हैं, भिन्न क्या होती है, दशमलव क्या होती है, प्रतिशतता क्या होती है, साधारण अंकगणित घटाने वर्ग, इनके बारे में बेसिक बेसिक चीजें आप अगर पढ़ के चले जाएंगे। और वर्ग और वर्गमूल में क्या है कि आप सिंपल सी चीजें खुद पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। घातांक और घात के बारे में, औसत के बारे में, एवरेज के बारे में अब दे दिया कि 5 लोग हैं, इतने किलो वजन है, छठवा इतने किलो वजन का आ जाता है, के बाद उनका औसत वजन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछेगा। तो मतलब अब इन औसत के लिए आप RS अग्रवाल या किसी अन्य मतलब पढ़े जा रहे हैं, तो इन 5-6 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, 6 पार्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो ये आप ये मान लीजिए बहुत अंदर तो नहीं जाने वाला। तो बेसिक तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनमें कि आप घातांक एवं घात पढ़ने के लिए आप क्या है, ये पूरा करने वाला चैप्टर ही रटे जा रहे हैं, उसकी जितनी भी अंदर से अंदर बेसिक फार्मूले पढ़ लेने। अब बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर सामान्य विज्ञान, अब मैं क्या कह दूँ आपसे कि आप भाई आप 11th-12th की बायो पढ़ने लगना, तो बिल्कुल मैं सरासर बेवकूफ़ी करूंगा। और आपको भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप 11th-12th की बायोग्राफी मतलब सॉरी बायोलॉजी वगैरह आप पढ़िए। इसके लिए आप क्या है कि बेसिक सब क्या है कि बेसिक किताब कोई भी आप उठा सकते हैं। इसके लिए तो मैं ये भी कहूँगा कि जो आपकी एक बुक आती है सिंपल सी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए सफिशिएंट होती है, वो पढ़ सकते हैं। बाकी प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, इनके सबके बारे में मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी अपलोड भी हो जाएंगे। तो जब ये अपलोड हो जाएंगे तो उसमें क्या है कि मैंने किया क्या है, देखिए आप इनके बारे में बहुत सारे आप वीडियो आप देख सकते हैं। उनमें क्या होता है कि आपको मिल रहा है 40 घंटे का मटेरियल, तो ये 40 घंटे का मटेरियल आपके किसी काम नहीं आने वाला है, या आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए आना तो 5 ही नंबर का क्वेश्चन है और वो 3 चैप्टर में डिवाइड हुआ है। तो यूपीएससी तो है नहीं है कि भाई आपसे बहुत ज़्यादा डीप करके पूछने वाला है। तो भाई ये मान के चलिए कि सिंपल चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाने वाली हैं, 5 क्वेश्चन आने हैं। तो जीव विज्ञान के लिए आप क्या है कि सिंपल कक्षा 8-9 तक की जो जीव विज्ञान होती है वो पढ़ लीजिए। बाकी इसमें विटामिन हो गए, इनके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। कुछ रोग हो गए, कौन से संक्रामक रोग हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, जीवाणु, इनके सबके बारे में आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, इससे काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का इसका हो गया। अब आते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस और कहाँ पे करना है। देखिए दोस्तों, एक पार्ट और है जो कि जिसका नाम हमें अच्छे से पढ़ना है, 10 नंबर का, वो भी आता है। नीचे 50 नंबर है, 10 नंबर ये वो है आपका हिस्ट्री। इसको 2 पार्ट्स में अलग अवश्य डिवाइड कर दिया गया है। इसमें भी उसने स्पेसिफिक टॉपिक बांट दिए हैं। अब जब सपोज करिए कि आपको उसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें क्या होगा कि कौन सी स्थान क्या है, किस नदी किनारे बसा हुआ था, ठीक है, इसकी उत्तर पश्चिमी दक्षिणी सीमा क्या थी, आपको पता होना चाहिए। ये मांडा से लेकर दामाबाद तक आपकी क्या है फैली हुई थी, उत्तर में दक्षिण तक। आपका आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में, वहाँ तक थी। इधर सुध कांगेडोर तक थी। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसका क्षेत्र कैसा था, त्रिभुजाकार जैसा माना जाता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना था,
वो पाकिस्तान के सबसे बड़ा था, छोटा था, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, रावी, सतलज, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी। प्रमुख स्थान कौन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, इस टाइप से पढ़ना है आपको, फैक्चुअल हो रहना है आपको। अब ये अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंत क्यों हो गए, इस टाइप की कोई क्वेश्चन आपके नहीं आना जो विवादित हों, आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, सीधे आपको सीधे जवाब होना। अब सपोज करिए बौद्ध धर्म, इसमें क्या है, जीवन और शिक्षाएं, शिक्षाओं को संकलन कब हुआ है, वो ग्रंथ पूछे जा सकते हैं। समिति मतलब तीनों बौद्ध संगीत या चौथी बौद्ध संगीत, इनके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है वो। इस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टोटल 10 नंबर के आपके आने वाला है। और इनमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको किसमें होना चाहिए, मॉडर्न इंडिया में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि 5 नंबर का आने वाला, 5 पार्ट से आने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या है, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करिए। इसके बाद आप, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उधर आप एंसेंट एंड मिडिवल पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट भूगोल का है। भूगोल के बारे में बहुत सिंपल से टॉपिक्स दे रखे हैं, भूगोल इसके बाद आप कवर करिएगा। और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सिंपल से वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको खुद ही पढ़ना है तो ये दोनों चीज़ है आपके, इसमें हरित क्रांति कब शुरू होती है, इससे जुड़े हुए लोग, कृषि सुधार क्या है, ढांचागत सुधार क्या है, श्रम सुधार क्या है, अभी जो तीनों कानून उनके बारे में, इनकी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला पार्ट जो लास्ट पार्ट जिसके बारे में चर्चा करनी है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। दोस्तों ये पार्ट आपका क्या है, सॉलिड, मैं इसको मानता हूँ कि किसी भी एग्जाम हो यूपी से रिलेटेड, उसमें क्या होता है, बहुत सॉलिड भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है, अगर इससे क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल ये फिक्स आते हैं, आपसे पूछ लिया कि भाग 3 में क्या है, आप भाग 3 में लगाए आए हैं कि नीति निदेशक तत्व हैं, आपका सीधे सीधे वो गलत हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने, मौलिक कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्य किस पार्ट में है। अब सपोज करिए लोग, मौलिक अधिकार और कर्तव्य अलग अलग चीज़ें हैं, किसी को लग रहा होगा कर्तव्य भी भाग 3 में होगा, नहीं, भाग 4 ए में है। तो इस तरह चीज़ें हैं। नीति निदेशक तत्व किस में है, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, सबसे बड़ा संविधान है, उधार का संविधान है, जो भी आप कह सकते हैं, मतलब और बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे लिखित संविधान के साथ साथ। ठीक है, तो जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना, इनकी स्थापना 1993 में होती, कौन सा संविधान संशोधन था। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, जैसा मैंने मोटा मोटी आपसे बात कर ली है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी का प्लान कैसा होना चाहिए। प्लान सिंपल सा मैंने बताया है कि सबसे पहले किन पार्टों में फोकस करना है, जो आपको फिक्स मार्क्स दिलाते हैं। उससे क्या होगा कि आप आराम से अपने एग्जाम को टैकल कर पाएंगे। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट ये होगा दोस्तों कि इसके बाद उन पोर्शन की तरफ चले जो कि जिनका वेटेज कम है। और तीसरी बात ये कि आप अन्य वीडियो के चक्कर में, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप देखिए आराम से, परंतु अगर आप केवल यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए फोकस्ड हैं तो मेरी बात ये मान लीजिए कि आपको बेकार के वीडियोस देखने से बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके टाइम दिमाग में ज़बरदस्ती का लोड डालेंगे। क्योंकि सिंपल सा एग्जाम है और इसे सिंपल तरीके से हमें क्वालिफाई करना है। हमें क्वालिफाई करने से मतलब है ज्ञान। भाई देखिए, आप अगर सर्विस के लिए सोच रहे हैं तो ज्ञान के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर केवल आप एग्जाम के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़िए। और ये मान के चलिए कि अब भारतीय संविधान पूछा जाने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे, आपको एडवाइस दे देंगे कि भाई अब इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लीजिए। भाई एम लक्ष्मीकांत बंदा पढ़ेगा तो भाई IAS नहीं ना बन जाए तू, भाई मतलब हद है। ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं कि वो बताने लगते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करने जा रहा हो, आपको बताएंगे लक्ष्मीकांत पढ़ लो। भाई ठीक है, खुल्लर पढ़ लो आप, ठीक है भाई, हिस्ट्री के लिए झांझ श्रीमाली पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ लो। भाई यूपी ट्रिपल एस सी देने जा रहा है, वो UPSC देने बंदा नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए कि ये कन्फ्यूजन दिमाग में आपको नहीं रखने। मैं बार बार इस चीज़ में इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात के लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि यार ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। अरे ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप किसी वनडे एग्जाम के लिए जा रहे हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपको फोकस रहना और फैक्चुअल रहना। तो बी फोकस एंड बी फैक्चुअल, और आप अपनी व्युत्पत्ति और अभ्यास पे फोकस करते रहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या हो कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।